तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ दीक्षा। तो आज हम आपके लिए 2017 का पेपर लेकर आए हैं जिसमें हम पेपर कोड एस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं 2017 में कैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हुए थे, क्या उनका लेवल था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डायग्राम शोज द वेरिएशन ऑफ एयर प्रेशर फ्रॉम एन अलार्म सायरन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें इसमें एक वेव दी हुई है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? पीरियड ऑफ अलार्म सायरन। हमें क्या गिवन है? साउंड ऑफ, स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी गिवन है हमें? 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वेव को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पे 1.0 मेंशन है। इसका मतलब यहाँ पे 0.2 होगा, यहाँ पे 0.4 होगा, यहाँ पे 0.6 होगा, यहाँ पे 0.8 होगा, और ये क्या होगा? 1.0। सो इससे हम इजीली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है? एक वेव की जो लेंथ होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो इसकी वेवलेंथ होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना है? 1.0, यहाँ पे हमारा कितना है? 0.2। सो हम लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.0 माइनस 0.2 करके हम लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेमडा विल बी 0.8 मीटर। ठीक है, हमारी लेमडा क्या आएगी? वेवलेंथ कितनी आएगी? 0.8 मीटर। ठीक है, अब हमें तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम एक रिलेशन जानते हैं, क्या होता है? v इज इक्वल टू एन लेमडा। स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 340, फ्रिक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। लेमडा हमारा 0.8 आया, इससे हम फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे 340 अपॉन 0.8। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 425 हर्ट्ज। तो फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी आई? 425 हर्ट्ज। अब इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इससे हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो टाइम पीरियड क्या होगा हमारा? t इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। ठीक है, अगर हम फ्रिक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमें टाइम पीरियड मिल जाता है। ठीक है, अगर हम 1/425 करेंगे, ठीक है, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी? 1/425 हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, तो हमारी टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो ये हमारा 0.00235 आएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.35 इंटू 10⁻³ इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? 10⁻, अच्छा ये जो हमारा आंसर आया है सेकंड में आया है। ठीक है, 2.35 इंटू 10⁻³ सेकंड, इसको हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें ऑप्शन में मिली सेकंड में आंसर गिवन है, इसलिए हम इसको मिली सेकंड में चेंज करेंगे। तो 10⁻³ सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं? मिली सेकंड। सो हमारा आंसर क्या होगा? 2.35 मिली सेकंड। ठीक है, सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? So let's see what is question 2. Speed cameras are used to detect motorists who break the speed limit. A number of lines 2 meters apart are painted on the road. As the speeding car crosses the painted lines, the camera takes 2 photographs 0.5 second apart. तो हमें 2 photographs गिवन है। अच्छा, ये जो फोटोग्राफ्स है 0.5 सेकेंड के गैप में ली गई हैं। ठीक है, आप अगर फर्स्ट फोटोग्राफ को ध्यान से देखें तो इसमें 1 2 3 4 फोर्थ लाइन कार का जो फ्रंट है फोर्थ लाइन पे टच हो रहा है। अच्छा, सेकंड फोटोग्राफ में अगर हम देखें, अच्छा इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस भी हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सेकंड वाले फोटोग्राफ में कार का जो फ्रंट है 11th वाली लाइन पर है, और हमें गिवन है जो 2 मीटर के डिस्टेंस पे, एक लाइन से दूसरी लाइन क्या है? 2 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि 2 लाइन के बीच का गैप कितना है? एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच का गैप कितना है? 2 मीटर। ठीक है, कार पहले 4th लाइन पर थी, अब सेकंड फोटोग्राफ में वो 11th लाइन को टच कर रही है, यानी कि उसने 11 - 4 यानी कि 7 लाइन्स उसने
कार ने कवर की है, तो हम इससे उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो वी कैन से डिस्टेंस विल बी, डिस्टेंस क्या होगी 7 मीटर, 7 लाइन्स उसने कवर की है, एक डिस्टेंस दो लाइन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर। तो 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 14, यानी कि कार ने 14 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है। हमें टाइम कितना गिवन है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है कार ने 0.5 सेकेंड में की है, तो टी हमें कितना गिवन है 0.5 सेकेंड। और हमें क्या फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ कार। स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारा कितना है 14, ठीक है, टाइम कितना है 0.5। सो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे 5 2 जा 10 5 8 जा 40। सो वी कैन से स्पीड ऑफ कार विल बी 28 मीटर पर सेकेंड। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, so question 3 is an electric bulb rated 220 volt 60 watt is working at full efficiency, another identical bulb is connected across the mains as shown। ठीक है, हमें एक सर्किट गिवन है, इसमें हमें 2 बल्ब दिए हुए हैं। अच्छा, इनिशियली तो इसमें एक बल्ब था, लेकिन बाद में हमने एक और आइडेंटिकल बल्ब ऐड कर दिया है। ठीक है, हमने क्या किया, बाद में एक और आइडेंटिकल बल्ब ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें पूछा गया है कि अब टोटल पावर क्या होगी। ठीक है, हमने एक और बल्ब ऐड किया, उसके बाद हमसे पूछा गया है कि अब पावर कितनी होगी। ठीक है, इनिशियली बल्ब की पावर कितनी थी, फर्स्ट बल्ब की 60 वॉट थी। ठीक है, 60 वॉट, और वी हमें कितना गिवन था 220 वोल्ट। ठीक है, वी नो दैट P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इससे हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन P। R की वैल्यू क्या होगी 220 का स्क्वायर अपॉन P। P कितना है हमारा 60। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 48400 अपॉन 60। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 48 806.67 ओम। ठीक है, ये हमारा रेसिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पहले हमारा ओनली एक बल्ब था, लेकिन हमने एक और आइडेंटिकल बल्ब सर्किट में ऐड कर दिया है, तो ये क्या हो जाएंगे 2 बल्ब हो जाएंगे। ठीक है, 2 बल्ब हो जाएंगे तो हमारे पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 8। ये तो हमारा एक बल्ब का रेसिस्टेंस था, अब 2 बल्ब ऐड हो चुके हैं सर्किट में, तो उनका रेसिस्टेंस क्या होगा 2 × 806.67। ठीक है, इतना ओम उसका पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हम ओम का लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ओम्स लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, इससे हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। V हमारा कितना है, V हमारा है V हमें गिवन है 220। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर हमने अप्लाई किया, I की वैल्यू फाइंड आउट करनी, I इज इक्वल टू V अपॉन आर होगा। V की वैल्यू हमारी 220 है, रेसिस्टेंस हमारा कितना आया 2 × 806.67। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 110। ठीक है, तो I की वैल्यू हमारी क्या आएगी 110 अपॉन 806.67। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी करंट की वैल्यू आएगी, हम डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो I की वैल्यू हमारी क्या आएगी 0.1 ऐसे इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी कुछ वैल्यू आ रही है 0.136। ठीक है, 0.136 हमारी वैल्यू आएगी, 0.136 एम्पियर। ठीक है, ये हमारी करंट की वैल्यू आ गई है। अब हमें ये दोनों जो सर्किट सीरीज में कनेक्टेड है, वी नो दैट सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है करंट सेम रहता है। ठीक है, सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई हमारा कितना है? 0.136, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आर की वैल्यू हमारी कितनी है? 2 इंटू 806.67। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सो 0.136 इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये कुछ 29.84 समथिंग आएगा, ठीक है। इतनी हमारी पावर आई है। जब हमारे दोनों बल्ब कनेक्टेड हैं, दोनों बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, तो हमारी 29.84 समथिंग पावर आ रही है, ठीक है। और हमारे ऑप्शन क्या गिवन है? 20 वॉट, 40 वॉट, 30 वॉट, 60 वॉट। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है? 30 वॉट के, ठीक है। सो वी कैन से P विल बी 30 वॉट। सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the diagram shows a bar magnet placed in a uniform magnetic field. When the magnet is allowed to move freely, it will, ठीक है। हमें इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट शोन की हुई है, ठीक है। ये क्या है? द मैग्नेट इज अलाउड टू मूव फ्रीली, इट विल, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वी कैन से ये जो मैग्नेट है, जब इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसका नॉर्थ पोल क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ऐसे ही साउथ पोल क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स जो मैग्नेट के एंड्स पर अप्लाई हो रहे हैं, ये क्या करेंगे? एक टॉर्क क्रिएट करेंगे मैग्नेट के अंदर, जिससे ये मैग्नेट क्या होगी? रोटेट होगी। तो ठीक है, ये मैग्नेट क्या होगी? रोटेट होगी। इसमें टॉर्क क्रिएट होने की वजह से ये मैग्नेट रोटेट होगी, ठीक है। तो ये मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होने के लिए नॉर्थ पोल तो क्या होगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट होगा, और साउथ पोल क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा। यानी कि पहले ये मैग्नेट कुछ ऐसे थी तो ये ऐसे हो जाएगी, ये मैग्नेट कुछ ऐसे थी, नॉर्थ पोल तो इसका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगा ऐसे कुछ, और जो इसका साउथ पोल है वो क्या होगा? वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगा। तो ये मैग्नेट कुछ ऐसे हो जाएगी। सो वी कैन से ये रोटेट होके इस तरीके से अलाइन हो जाएगी, यानी कि ये 90 डिग्री इधर मूव हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कुछ है ना, ये 90 डिग्री मूव हो जाएगी। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अलाइन होगी। सो वी कैन से आर टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Question 5 is a heater boils 1 kg of water in time t1 and another heater boils the same water in time t2. If both the heaters are connected in parallel, the combination will boil the water in time. ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? दो हीटर दिए हुए हैं। जो फर्स्ट हीटर है वो T1 टाइम में 1 kg वाटर को बॉईल करता है, और जो सेकंड हीटर है वो T2 टाइम में 1 kg वाटर को बॉईल करता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कितने टाइम में बॉईल करेगा? हमें पता है सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को बॉईल करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कांस्टेंट होती है, हमारा फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है। वी नो दैट P इज इक्वल टू Q अपॉन T। सो फर्स्ट हीटर के लिए हमारी पावर क्या हो जाएगी? P1 इज इक्वल टू Q अपॉन T1। Q तो हमारी सेम रहेगी क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को गर्म करने के लिए एक ही सेम हीट हमें रिक्वायर्ड होती है। तो सेकेंड केस में क्या होगा? P2 इज इक्वल टू Q अपॉन T2। जब हम दोनों हीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी? जो P इक्विवेलेंट होगा, दोनों की पावर क्या होगी? हमारी एडअप हो जाएगी, ठीक है। P1 प्लस P2 यानी कि Q अपॉन T1 प्लस Q अपॉन T2। इससे हम Q कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2, ठीक है।
तो Q हमारा क्या होगा, T1 T2 T1 प्लस T2। ठीक है, ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू है, P की वैल्यू है। कॉम्बिनेशन जो दोनों हीटर को पैरेलल में कनेक्ट करने पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी पावर हमारी ये होगी। ठीक है, P इक्विवेलेंट हमारा ये होगा। अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है वो 1 kg वाटर को बॉईल करने में T टाइम लेता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू P इक्विवेलेंट इंटू T हो जाएगा। ठीक है, Q इज इक्वल टू P इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी कितनी है, Q T1 प्लस T2 अपॉन T1 इंटू T2 इंटू T। ठीक है, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये T इधर ही रिमेनिंग हो जाएगा और ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो वी कैन से T की वैल्यू क्या होगी, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो हम इसमें ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा होगा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। सो वी कैन से सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 टाइम होगा जो कि हमारा कॉम्बिनेशन उस सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि 1 kg वाटर को गर्म करने में लेगा। यानी कि 1 kg वाटर को गर्म करने में वो जो कॉम्बिनेशन होगा वो कितना टाइम लेगा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। सो सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट आर करेक्टली शोन इन फिगर। हमें 4 अरेंजमेंट दिए हुए हैं, बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो की हुई है। इसमें से हमें चेकआउट करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एकदम करेक्टली शो कर रहा है। ठीक है, सो वी नो दैट बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आती है, जैसे अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है तो कुछ इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं। ठीक है, ऐसे ही अंदर की तरफ से भी जाती है। तो इनकी डायरेक्शन क्या होती है, जो आउटसाइड होता है नॉर्थ टू साउथ जाती है। ठीक है, आउटसाइड क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है। लेकिन अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड कुछ डायरेक्शन ऐसे होती है। ठीक है, ऐसे कुछ डायरेक्शन होती है ना। तो अब हम इसके थ्रू चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जाएगी आउटसाइड। ठीक है, इसमें नॉर्थ टू साउथ जा रही है लेकिन इसमें इनसाइड तो कोई डायरेक्शन शो नहीं की हुई, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, इसमें साउथ टू नॉर्थ जा रही है आउटसाइड, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। अच्छा, इसमें अगर हम चेक करेंगे तो नॉर्थ टू साउथ जा रही है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है लेकिन इसमें अंदर भी नॉर्थ टू साउथ जा रही है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। अच्छा, अगर फोर्थ ऑप्शन को चेक करें, इसमें आउटसाइड क्या जा रही है, नॉर्थ टू साउथ ही जा रही है। अच्छा, इनसाइड की बात करें, इनसाइड कहाँ जा रही है, साउथ टू नॉर्थ जा रही है ना, साउथ टू नॉर्थ जा रही है। सो वी कैन से फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ये तो हमारा इजी क्वेश्चन था। इसमें हमें ओनली अरेंजमेंट चेक करना था कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सही अरेंजमेंट को दिखा रहा है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वायर ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट हैज अ resistance R, the wire breaks and is replaced by a different wire data for the original wire and the replacement wire is as shown in the table। ठीक है, हमें ओरिजिनल वायर दी हुई है, उसका डाटा कितना, लेंथ उसकी L है, डायामीटर D है, रेसिस्टिविटी रो है। ऐसे ही जो रिप्लेस की हमने वायर, उसकी लेंथ L है, डायामीटर 2D है, रेसिस्टिविटी 2 रो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, फर्स्ट वाली जो ओरिजिनल वायर है उसके लिए हमारा क्या है, रो की वैल्यू रो है, लेंथ L है और डायामीटर A है। तो तार क्या होती है हमारी, सर्कुलर फॉर्म में होती है, तो पाई R स्क्वायर एरिया आएगा इसका। तो R हमें डायामीटर गिवन है हमें, यानी कि डायामीटर हमें गिवन है, तो R क्या हो जाएगा, R हमारी हो जाएगी D अपॉन 2। ठीक है, R की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, D अपॉन 2। तो इधर हम R की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, D अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रो L अपॉन पाई D स्क्वायर अपॉन 4। तो 4 रो L अपॉन पाई D स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे ओरिजिनल वाली वायर का रेसिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे ही अब हम रिप्लेसमेंट वायर जो होगी उसका रेसिस्टेंस निकालेंगे। रिप्लेसमेंट वाली वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन अप्लाई करेंगे। लेंथ कितनी गिवन है हमें रिप्लेसमेंट वायर की, L ही है। ठीक है, डायामीटर 2D गिवन है, तो डायामीटर 2D गिवन है तो 2D अपॉन 2
उसकी रेडियस हो जाएगी रिप्लेसमेंट वायर की, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आर की वैल्यू डी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा पाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, ठीक है। रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर है हमारा, क्या है हमारा रो एल अपॉन रिप्लेसमेंट वाली जो वायर है उसका रेसिस्टेंस हमारा कितना है रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी रो एल अपॉन पाई डी आर अपॉन 4, ठीक है। आर अपॉन 4 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, आर अपॉन 4। अच्छा, हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी थी, जो हमारा रिप्लेसमेंट वायर है उसकी रेसिस्टिविटी 2 रो थी, तो हमें यहाँ पे 2 रो लेना है, ठीक है। तो हमारा रिप्लेसमेंट वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा 2 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 का 2 रिमेन रहेगा, रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे तो ये 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आर अपॉन 4 हो जाएगी, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि हमारी जो रिप्लेसमेंट वायर है उसका रेसिस्टेंस क्या आएगा हमारा आर अपॉन 2, ठीक है। इसको हमने इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर माना गया है, ठीक है। जो इनिशियल जो ओरिजिनल वायर है इसको आर माना गया है, तो इसको आर ओ को हम आर लिख सकते हैं, इसलिए हमने रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर की वैल्यू आर अपॉन 4 इधर पुट की, 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ, आर अपॉन 2 यानी कि जो रिप्लेसमेंट वायर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा ओरिजिनल वायर का हाफ हो जाएगा। सो वी कैन से आर बाय 2 विल बी आर करेक्ट आंसर। सो सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 8, अ चाइल्ड इज स्टक ऑन अ frictionless horizontal surface and cannot exert any horizontal force by pushing against the surface. How can he get off? एक child है जो frictionless horizontal surface पे stuck हो गया है और वो कोई horizontal force apply नहीं कर सकता है, तो वो कैसे get off हो सकता है, हमें ये चेक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रनिंग, सेकंड रोलिंग, बाय जंपिंग, बाय स्पिटिंग और कफिंग, ठीक है। तो वो रन रोल और जंप तो नहीं कर सकता क्योंकि वो सरफेस पे स्टक हो चुका है, ठीक है। सो ओनली बाय स्पिटिंग और कफिंग, कफिंग यानी कि स्पिट करके, कफिंग करके या स्नीजिंग करके वो क्या करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट करेगा। अगर वो जिससे क्या होगा उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल हो जाएगा। जब वो स्पिटिंग करेगा, कफिंग करेगा या स्नीजिंग करेगा, जिससे क्या होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट होगा जिससे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल हो जाएगा। तो उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल होने से वो इजीली गेट ऑफ हो जाएगा। सो इसमें इतना सही कॉन्सेप्ट है कि वो स्पिट करके, कफिंग करके, स्नीजिंग करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट करेगा। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ वो फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल हुआ इसका मतलब वो गेट ऑफ हो चुका है। क्लियर? सो वी कैन से फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग टू दी Question 9, a wire is placed between the poles of a horseshoe magnet. There is a current in the wire in the direction shown and this cause a force to act on the wire. हमें एक horseshoe magnet दी हुई है, ठीक है। ये क्या होती है, एक परमानेंट मैग्नेट होती है। इसमें हमें करंट की डायरेक्शन दी हुई है और फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसकी डायरेक्शन दी हुई है। तो हमें चेक करना है 3 other arrangement PQR of the wire and magnet are set up as shown. Which arrangement or arrangements will cause a force in the same direction as the original arrangement? सो जो ओरिजिनल अरेंजमेंट है इसमें जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, इन तीनों अरेंजमेंट में से किस अरेंजमेंट में भी उसी डायरेक्शन में फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। सो जो हमारा ओरिजिनल अरेंजमेंट है इसको अगर हम चेक करें, सो हम क्या करेंगे, इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, हम अपनी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे स्ट्रेच करते हैं कि हमारी जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को बताए, सो थंब हमारा फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है।
ठीक है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे दी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है, तो वो ऐसे है और फोर्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो 4 फिंगर को हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। ठीक है, ये हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन किया, ये हमारा करंट की डायरेक्शन में हो गई मिडिल फिंगर, तो हमारा फोर्स कहाँ जा रहा है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे ही अब हम पी वाला अरेंजमेंट है उसको चेक करेंगे। पी वाले अरेंजमेंट में करंट की डायरेक्शन हमें ऐसे दी हुई है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। तो हम फिर से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी 4 फिंगर को रखेंगे। ये हमने 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा और ये हमारी करंट की डायरेक्शन में अलाइन हो गई। तो ये हमारा थंब कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इसमें तो हमारा कहाँ जा रहा है फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारा जो इसमें फोर्स था इसमें तो हमारा डाउनवर्ड था, तो हमें वो चेक करना है जिसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करे। इसमें हमारा अपवर्ड में, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, अगर हम क्यू की बात करें, क्यू में करंट की डायरेक्शन कैसे गिवन है, ऐसे गिवन है, नॉर्थ पोल इधर गिवन है, साउथ पोल इधर गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर गिवन है। तो फिर से हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। हम 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, ये हमने अलाइन किया। ठीक है, और इसको करंट की डायरेक्शन में अलाइन किया हमने मिडिल फिंगर को। सो थंब हमारा फिर भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्यू क्यू में भी हमारी फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड हुई। ठीक है, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है, हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला ही लेना है ओनली। अब थर्ड वाला अरेंजमेंट, आर वाले अरेंजमेंट में अगर करंट की डायरेक्शन हम देखें, करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे दी हुई है और नॉर्थ पोल हमारा इधर है, साउथ पोल इधर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। फिर से हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अपनी 4 फिंगर को हम क्या करेंगे, 4 फिंगर को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और करंट की डायरेक्शन में अपनी मिडिल फिंगर को। तो मिडिल फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन में अलाइन हो गई है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगी। तो ये हमारा थंब कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इसमें हमारा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो आर वाले में हमारा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जैसा कि ओरिजिनल अरेंजमेंट में था। ठीक है, सो हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पी क्यू आर में नहीं, पी एंड क्यू ओनली नहीं, ओनली आर में ही हमारा जो ओरिजिनल अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग, उसके जैसे ही फोर्स एक्ट कर रहा है। ओरिजिनल अरेंजमेंट में हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, आर में भी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स एक्ट कर रहा है। सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, सो बेसिकली इसमें हमने क्या किया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके चेक कर लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? A small object of mass 234 grams slides along a track with elevated ends and a central flat part as shown in figure. The flat part has length L is equal to 2.16 meter. The curved portions of the track are frictionless. But in traversing the flat part, object loses 688 millijoule of mechanical energy due to friction. The object is released at point A, which is at height h is equal to 1.05 मीटर अबाउ द फ्लैट पार्ट ऑफ द ट्रैक, वेयर डज द ऑब्जेक्ट फाइनली कम्स टू रेस्ट। ठीक है, हमें इसमें जो मास गिवन है, मास कितना गिवन है, 234 ग्राम गिवन है। ठीक है, जो फ्लैट पार्ट है उसकी लेंथ कितनी है, 2.16, ये फ्लैट पार्ट ये वाला, इसकी लेंथ है 2.16 मीटर है। ठीक है, और जो ये फ्लैट पार्ट है वो कितनी हाइट पर है, तो ये हाइट हमें गिवन है h इज इक्वल टू 1.05 मीटर। ठीक है, अब हमें चेक करना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पार्टिकल विल मूव बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द फ्लैट पोर्शन 3.5 टाइम्स व्हाइल अटेम्प्टिंग वन लास्ट राइट टू लेफ्ट जर्नी। पार्टिकल विल मूव बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द फ्लैट पोर्शन 4 टाइम्स व्हाइल अटेम्प्टिंग वन लास्ट लेफ्ट टू द राइट जर्नी। पार्टिकल विल मूव बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द फ्लैट पोर्शन 3.5 टाइम्स व्हाइल अटेम्प्टिंग वन लास्ट लेफ्ट टू द राइट जर्नी। इट विल नेवर स्टॉप। तो हमें चेक करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि उसका मास 234 ग्राम है। ठीक है, और h की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.05। तो इससे हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं कि पार्टिकल के पास कितनी मैकेनिकल एनर्जी है। तो जब वो किसी हाइट पर था तो उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh। 234 अपॉन ग्राम है, इसको केजी में चेंज कर देंगे, g की वैल्यू 9.8 ले लेंगे, h की वैल्यू 1.05 है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी,
तो हमारी इसकी एनर्जी कितनी आएगी 2407 2.407 समथिंग इसकी एनर्जी आएगी। ठीक है, ठीक है, 2.407 इसकी एनर्जी आ रही है, 2.407 जूल। ठीक है, अब वो क्या करता है, बट इन ट्रावर्सिंग द फ्लैट पार्ट ऑब्जेक्ट लॉसेज 688 मिली जूल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जब वो एक राउंड कंप्लीट करता है तो उसकी 688 मिली जूल एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है, तो उसके पास उसकी उसके वो कितने इस एनर्जी में कितने राउंड कंप्लीट कर पाएगा, हम ये चेक करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2.407 जूल को अगर कितना गिवन है हमें 688 मिली जूल, तो इसको 688 मिली जूल को अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये 0.688। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा ये कुछ आएगा 3.49 समथिंग आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 3.5 ट्रावर्सल वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो वी कैन से 3 ट्रावर्सल तो वो पूरे कंप्लीट करेगा और जो चौथा ट्रावर्सल होगा वो पार्शियली कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इनिशियली हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर था, जब उसने एक ट्रावर्सल कंप्लीट किया तो वो राइट पोजीशन पे आ जाएगा, जब उसने सेकंड ट्रावर्सल किया तो वो फिर से लेफ्ट पे आ जाएगा, फिर उसने थर्ड ट्रावर्सल किया तो वो राइट वाली पोजीशन पे आ जाएगा, ये हमारी राइट वाली पोजीशन पे आएगा। ठीक है, अब उसका जो फोर्थ ट्रावर्सल होगा वो पार्शियली कंप्लीट होगा, तो वो जब वो फोर्थ ट्रावर्सल करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर मिड में आके ही कहीं फ्लैट पार्ट पर रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से जो थर्ड वाला फोर्थ वाला ट्रावर्सल जो कि उसने पार्शियली कंप्लीट किया है, तो वो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा था, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ जर्नी कर रहा था, तो वो मिड में ही कहीं रेस्ट में आ गया। तो वी कैन चेक द ऑप्शन पार्टिकल विल मूव बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द फ्लैट पोर्शन 3.5 टाइम्स, हाँ हमारा 3.5 टाइम्स ही था, वाइल अटेम्प्टिंग वन लास्ट राइट टू लेफ्ट जर्नी। तो जो हमारी फोर्थ वाला जो ट्रावर्सल था जो उसने पार्शियली कंप्लीट किया, उसमें वो उसकी जर्नी क्या थी, राइट टू लेफ्ट, हाँ राइट टू लेफ्ट ही थी, राइट से लेफ्ट की तरफ वो मूव कर रहा था, तो बीच में वो पार्शियली आधी जर्नी में ही रेस्ट में आ गया। ठीक है, तो वी कैन से ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें हमें लास्ट जर्नी का क्या गिवन है, राइट टू लेफ्ट। अच्छा, हम नेक्स्ट ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारा 4 टाइम्स है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें, थर्ड ऑप्शन में 3.5 टाइम्स गिवन है, लेकिन लास्ट लेफ्ट टू राइट जर्नी है, लेफ्ट टू राइट तो नहीं था हमारा, हमारा जो फोर्थ राउंड था, फोर्थ ट्रावर्सल था, उसमें वो राइट टू लेफ्ट जा रहा था, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में राइट टू लेफ्ट जर्नी। सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द टेबल बिलो शोज द मास एंड द वेट ऑफ अ सर्टेन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, हमें एक ऑब्जेक्ट का मास गिवन है और वेट गिवन है। मास तो कितना है, 6 kg है, वेट 60 न्यूटन है। ठीक है, व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट मास एंड अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो इसी सेम ऑब्जेक्ट का अगर मून पे अगर हम कंसिडर करें तो मास और वेट कितना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि मास क्या होता है, एवरीवेयर सेम रहता है ना, एवरीवेयर सेम रहता है मास। ठीक है, तो मून पे भी मास कितना हो जाएगा, जितना कि अर्थ पे होगा। ठीक है, मून पे मास कितना हो जाएगा, मास 8 मून। ठीक है, एक मिनट, मून पे मास कितना हो जाएगा, वही जो हमारा अर्थ पे मास है, यानी कि मून पे भी मास हमारा 6 kg रहेगा। ठीक है, 8 मून। ठीक है, अगर हम वेट की बात करें, हमें पता है जो जी होता है अर्थ का 1/6 होता है मून पर, तो वेट भी क्या हो जाएगा हमारा, अर्थ का 1/6 हो जाएगा। तो हमारा अर्थ पे वेट कितना गिवन है, वेट हमारा अर्थ पे 60 गिवन है। ठीक है, तो मून पे क्या हो जाएगा, मून पे हमारा वेट क्या हो जाएगा, अर्थ का 1/6, यानी कि 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि मून पे वेट कितना होगा, 10 न्यूटन। तो हम इजीली ऑप्शन चेक कर सकते हैं, मास तो हमारा 6 kg होगा मून पे और वेट कितना होगा, 10 न्यूटन। तो इसमें 1 मास है, ये हमारा इनकरेक्ट होगा। इसमें हमारा 6 मास है, वेट कितना है, 10 न्यूटन। तो वी कैन से सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? इजी क्वेश्चन था ये हमारा। सिर्फ हमें इतना सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो मून पे वेट होता है वो अर्थ का 1/6 होता है।
इजी क्वेश्चन था, ठीक है। What is question 12? An isolated system consists of two bodies on which no external forces act. The two bodies collide with each other and stick together on impact. ठीक है. Which row correctly compares the total kinetic energy and the total momentum of the bodies before and after the collision? टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हमें गिवन है, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हमें गिवन है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए बी सी डी, कौन सा है हमें करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है, ठीक है, और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। सो वी नो दैट जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तो हमारे सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व्ड रहता है, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है वही हमारा फाइनल मोमेंटम होता है। यानी कि वी कैन से जो टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या आएगा? हमारा सेम आएगा, तो मोमेंटम तो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो सेम हमारा सेकंड ऑप्शन में आ रहा है एंड फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है, तो ये तो हमारे वैसे ही रॉन्ग हो गए, ठीक है। अब बी एंड सी की बात कर, बी एंड डी की बात करते हैं। बी एंड डी में से हमारा एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि जो इसमें क्या गिवन है? द टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर एंड स्टिक टुगेदर ऑन इम्पैक्ट, यानी कि इनिशियली पहले दो बॉडी थी, आफ्टर इम्पैक्ट क्या एज अ वन बॉडी वो मूव कर रही हैं, दोनों क्या हो चुकी है? स्टिक हो चुकी है। इनिशियली दो बॉडीज थी, आफ्टर इम्पैक्ट आफ्टर कोलिजन वो एज अ वन बॉडी मूव कर रही है, यानी कि ये हमारी क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है, यानी कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है बिफोर कोलिजन वो आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होती है। कुछ काइनेटिक एनर्जी साउंड में, हीट में या डिफॉर्मेशन एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन जो होगी वो हमारी कंजर्व नहीं होगी, यानी कि सेम नहीं होगी। सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हमारी डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। सो हम कह सकते हैं बी एंड डी में से काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट किस में आ रही है? सेकंड में, ठीक है। सो वी कैन से बी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। सो टू हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि टू में हमें बी गिवन है, क्लियर। सो सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, क्लियर। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Four lights and a fan connected on the same circuit must each be able to operate independently. An electrician used the symbols shown below to draw a diagram of the circuit. ठीक है, हमें क्या गिवन है? चार डायग्राम गिवन है, सिंबल्स, फैन, जनरेटर, लाइट बल्ब, स्विच का सिंबल हमें गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम डिड द इलेक्ट्रिशियन ड्रॉ? इन चारों में से कौन सा डायग्राम इलेक्ट्रिशियन को ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? ईच कंपोनेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना चाहिए। ईच कंपोनेंट हमारा क्या कर रहा है? इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है। तो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सभी को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी एक कंपोनेंट फंक्शन नहीं करता है या एक कंपोनेंट का स्विच बंद हो जाता है तो अदर इंडिपेंडेंटली हमारे वर्क करते रहे, उनके फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आए, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना होगा? सभी को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा और सबको अलग अलग स्विच प्रोवाइड करना होगा, ताकि हम किसी को भी ऑन ऑफ कर सकें और जिससे दूसरे पे कोई इफेक्ट ना आए। सो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन में तो हमारा ये दोनों ट्यूबलाइट तो पैरेलल में, ये दोनों ट्यूबलाइट पैरेलल में, लेकिन फैन इनके साथ सीरीज में कनेक्टेड है और फैन के लिए स्विच भी प्रोवाइडेड नहीं है। सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन की अगर बात करें, सेकंड ऑप्शन में ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, लेकिन फैन इसके साथ सीरीज में आ रहा है और फैन के लिए स्विच भी प्रोवाइडेड नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें, थर्ड ऑप्शन में दोनों ट्यूबलाइट पैरेलल में, दोनों ट्यूबलाइट पैरेलल में, इसके साथ फैन भी हमारा पैरेलल में और सभी के लिए अलग अलग स्विच भी प्रोवाइडेड है। सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। एक बार हम फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में भी सभी पैरेलल में, लेकिन इसमें हमारे फोर्थ ऑप्शन में स्विच प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। सो वी कैन से फोर्थ ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट आंसर। सो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें चारों हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है और सेपरेटली सभी के लिए स्विच प्रोवाइडेड है, ठीक है। सो अगर किसी भी एक चीज को, एक कंपोनेंट को हमें बंद करना होगा तो उससे दूसरे कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सभी इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, किसी को भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा? थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करेगा। सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है। डाटा द वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज गिवन इन द टेबल बिलो। ठीक है, हमें कार, हेडलैम्प, टीवी, हेयर ड्रायर, आयरन केटल, उनके लिए पावर, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट हमें दी हुई है, कुछ गैप है यहाँ पे बीच बीच में। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछा गया है द पावर फॉर द हेयर ड्रायर एंड करंट फॉर द आयरन आर रेस्पेक्टिवली। सो हमें पावर गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, करंट गिवन है। सो वी नो दैट P इज इक्वल टू क्या होता है हमारा वी आई। ठीक है, वी आई होता है, पावर हमें 48 गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 है, आई 12 हो जाओ 48 हमारी पावर आ रही है। ठीक है, ऐसे ही हमें सब में ये फिल करना है जो भी हमारे ब्लैंक ऑप्शन हैं। ठीक है, हमें ये सब फिल करना है। ठीक है, इसमें हमारा 240 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 240 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 240 आ जाए, यानी कि यहाँ पे हमारा करंट 1 होगा, 240 इंटू 1 तो हमारी पावर आ रही है 240। ऐसे ही हेयर ड्रायर की अगर बात करें तो 240 हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, 240 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, पी क्या होता है वी आई, तो वी और आई को मल्टीप्लाई करूँगी 240 इंटू 2 यानी कि 480 हमारा आएगा इधर। ठीक है, ऐसे ही थर्ड ऑप्शन में क्या होगा 240 तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, पावर 960 है, तो हमें क्या निकालना है इसमें करंट निकालना है, तो करंट क्या हो जाएगा हमारा P अपॉन वी हो जाएगा। P हमारा कितना है 240। ठीक है, सॉरी P हमारा कितना है पावर 480, 480 अपॉन 240 करेंगे तो क्या होगा 2, ये तो हमारा। ठीक है, हम आयरन की बात कर रहे थे, हमारा पावर कितना है 960, 960 पावर है, पोटेंशियल डिफरेंस 240 है, तो 960 अपॉन 240 करेंगे तो हमारा क्या होगा 244, तो 4 हमारा करंट 4 एम्पियर हमारा करंट हो जाएगा। ऐसे ही कैटल की अगर बात करें, कैटल में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 240 है, करंट 10 है, तो हमें क्या निकालना है पावर, P इज इक्वल टू वी आई होता है, तो 240 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2400 पावर हो जाएगी हमारी कैटल की। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है द पावर फॉर द हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर के लिए कितनी पावर होगी, और करंट फॉर आयरन, पावर फॉर हेयर ड्रायर। ठीक है, पावर फॉर हेयर ड्रायर हमें पूछी गई है, हेयर ड्रायर की पावर हमारी कितनी आई 480। ठीक है, तो पावर हमारी कितनी आई है हेयर ड्रायर की 480 वोल्ट। दूसरा हमें क्या पूछा करंट फॉर दी आयरन, आयरन कहाँ है, आयरन के लिए करंट कितना है हमारा, करंट है हमारा 4 एम्पियर, तो करंट हमारा कितना है 4 एम्पियर। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे कौन से ऑप्शन में हमारा 480 वोट पावर आ रही है, 480 वोट फर्स्ट में, लेकिन करंट कितना है 4 एम्पियर, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। 240 वोल्ट सेकंड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो 480 वोट हमारी पावर आ रही है हेयर ड्रायर की, और आयरन के करंट की बात करें तो आयरन का करंट 4 एम्पियर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारी हेयर ड्रायर की पावर कितनी आई है 480 वोट आई है, और आयरन का करंट कितना आया 4 एम्पियर है, सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर, फोर्थ हमारा रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर, नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 15 इज 4 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू क्लासिफाई द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल इन द पिक्चर बिलो एज एग्जांपल्स ऑफ आइदर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमें 4 पर्सन गिवन है, एक पर्सन डाइविंग बोर्ड पे खड़ा हुआ है, एक पर्सन बॉल लेके खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक पर्सन वाटर के अंदर है, पानी के अंदर है, वो बॉल को फेंक रहा है, एक पर्सन क्या कर रहा है स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, एक पर्सन ये है हमारा, एक पर्सन ये बॉल को फेंक रहा है, एक पर्सन बॉल लेके खड़ा हुआ है, एक पर्सन हमारा डाइविंग बोर्ड के ऊपर है। तो हमें इन चारों की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेक करना है। ठीक है, हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। अच्छा, इस केस में इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, हमें ये चेकआउट करना है। ठीक है, सो हम फर्स्ट वाले में देख सकते हैं जो पर्सन है वो क्या डाइविंग बोर्ड पर है, डाइविंग बोर्ड पर है यानी कि वो किसी हाइट पर है, तो उसके पास क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही एक पर्सन क्या कर रहा है स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, स्विमिंग कर रहा है यानी कि वो मूव कर रहा है, यानी कि उसके पास क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें एक पर्सन की जो बॉल लेके खड़ा हुआ है, वॉलीबॉल को हाथ में लेके खड़ा हुआ है। ठीक है, वॉलीबॉल दी हुई है, वॉलीबॉल को हाथ में लेके खड़ा हुआ है, तो बॉल किसी हाइट पर है उसके हाथ में, यानी कि उसके पास क्या होगी, उसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसके पास क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एक पर्सन जो बॉल को फेंक रहा है पानी के अंदर, यानी कि वो कुछ वेलोसिटी दे रहा है बॉल को। ठीक है, तो उससे क्या होगा उसके पास क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो हम चेक कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गर्ल स्विमिंग लैप्स, जो स्विमिंग कर रहा है उसके पास क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गर्ल स्विमिंग कर रही है उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। गर्ल स्विमिंग लैप्स पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा।
थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें, गर्ल स्विमिंग लैप्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फर्स्ट हमारा ठीक है। बॉय ऑन डाइविंग बोर्ड काइनेटिक एनर्जी, डाइविंग बोर्ड पे जो बॉय उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन की अगर बात करें, गर्ल स्विमिंग लैप्स, ठीक है, तो जो गर्ल स्विमिंग कर रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, हमारा ठीक है, फर्स्ट ठीक है। बॉय ऑन डाइविंग बोर्ड, जो बॉय डाइविंग बोर्ड पर उसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। गर्ल हिटिंग वॉलीबॉल, जो गर्ल वॉलीबॉल को हिट कर रही है, ठीक है, वॉलीबॉल को हिट कर रही है, ये गर्ल वॉलीबॉल को हिट कर रही है, इसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी हमारा ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। बॉय होल्डिंग वॉलीबॉल, एक बॉय जो वॉलीबॉल को होल्ड कर खड़ा है उसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन से फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। सो वी कैन से इस हमारा पेपर कोड एस का डिस्कशन खत्म हो गया है, ठीक है। दिस वॉज टुडेस PYQ डिस्कशन, ठीक है। इसी के साथ हमारा डिस्कशन खत्म हुआ। आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें, ठीक है। और कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम इलेक्ट्रिसिटी तो चैप्टर में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हाँ ये PYQs है, तो इसमें पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आ रहा था हमारा, तो PYQs में मेंशन है, इसलिए हम उसको सॉल्व करवा रहे हैं। ये किसी अदर क्लास के बच्चे के लिए यूज़फुल हो सकता है, क्लास 8th के जो बच्चे हैं, क्लास 8th में इलेक्ट्रिसिटी हमारी आ रही, तो उनके लिए ये क्वेश्चन यूज़फुल हो सकते हैं, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, स्टे फोकस्ड, ठीक है। थैंक यू।